जीवन को सुधार करने के लिए या जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी उम्र को बढ़ाने के लिए, अपनी सेहत को अच्छा रखने के लिए। तो ये चीजें बताने के लिए मैंने सोचा था कि एक बार आपसे मिलकर बात की जाए। तो स्टेम सेल्स जो होते हैं वो हमारे शरीर में ईंधन है। बेसिकली ईंधन का मतलब होता है कि जैसे कि हम कहते हैं कि हमारा शरीर नए सेल बनाता रहेगा, तो कहाँ से बनाएगा? तो वो स्टेम सेल्स के माध्यम से बनाएगा। स्टेम सेल्स स्टोर रहते हैं बॉडी में, हर शरीर के हर भाग में स्टेम सेल्स हैं। कोई भाग ऐसा नहीं है जहाँ स्टेम सेल्स नहीं हो। यहाँ तक कि जो हमारा फैट है, जो चर्बी हमारे पेट में जमा होती है, उसके अंदर भी स्टेम सेल्स होते हैं। तो ये सेल्स जो है हम जब रिसर्च में यूज करते हैं तो सबसे अच्छे प्रकार के सेल, सबसे सरल प्रकार के सेल, जिसमें कोई परेशानी किसी को नहीं है, कोई आपत्ति किसी को नहीं है, वो ये वाले होते हैं जो फैट से निकाले जाए शरीर में। और ये सेल्स जो होते हैं, इनमें क्या खास बात है कि ये शरीर के अपने सेल्स हैं। तो हम जब अपने सेल्स को यूज करेंगे तो हमारे जो सेल्स चाहिए शरीर को वही मिलेंगे, कहीं दूसरी जगह से हम नहीं लेंगे। तो फैट के सेल्स को हम लोग स्टेम सेल्स की तरह यहाँ पर लेबोरेटरी में अपनी यूज करके रिसर्च करते हैं। अच्छा, ये जो पहला आपने सुना होगा कंट्रोवर्सी कहाँ पर होती थी? कंट्रोवर्सी होती थी कि जो एम्ब्रियोनल स्टेम सेल्स की बात करते हैं। एम्ब्रियोनल क्या होते हैं? जो जब माँ के पेट में बच्चा कुछ दिन का हुआ, जो सेल्स उसके मिलके जमा हुए और जिन्होंने सेल्स को बनाना शुरू किया, वो एम्ब्रियोनल स्टेम सेल्स होते हैं। यानी समझिए बच्चा का जो परवरिश, पैदाइश, जब उसकी अंदर पेट में बच्चा आया और कुछ दिन तक जो स्टेम सेल्स चले, वो होते हैं पहले वाले स्टेम सेल्स, जिनसे पूरी शरीर हमारा बनता है। इनको निकालने के लिए हमें जीवन लेना पड़ेगा, हमें अबॉर्शन करवाना पड़ेगा। तो वो अबॉर्शन जो है वो रिस्की है, और दूसरी बात ये गुनाह भी है, पाप है, वो एक तरीके का, हर मजहब में पाप है। इसलिए कंट्रोवर्सी पैदा हुई थी स्टेम सेल्स के माध्यम से कि साहब स्टेम सेल्स का ट्रीटमेंट जो है वो ठीक नहीं है, और हम एक जीवन को खत्म करते हैं एक और लोगों को जीवन देने के लिए। ये बात समझना है कि वो कंट्रोवर्सी, वहां से जब कंट्रोवर्सी शुरू होती है किसी चीज की, तो वो टॉपिक दब जाता है। फिर सारे सोशल सर्किल में ये पाया जाता है कि भाई ये टॉपिक ऐसा है कि जिसमें कंट्रोवर्सी पैदा हो गई, तो हम इस पे अब पानी डाल दें, इसको दबा दें। तो दबने में होता क्या है कि 10 साल निकल जाते हैं जब कोई चीज दबा दी जाती है। फिर पाया गया, एक रिसर्च हुई बाहर, उस रिसर्च में ये पाया गया कि हम क्या शरीर के सेल्स को, किसी भी सेल को स्टेम सेल बना सकते हैं। तो 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने कहा कि ऐसा कर सकते हैं, और लेबोरेटरी के माध्यम से उन्होंने करके दिखाया। तो फिर से जागृति पैदा हुई। साइंटिस्ट भी तो जब भी काम करते हैं जब उनका हौसला बढ़ाया जाए, उनको आप प्रोत्साहन दीजिए। जब आप कंट्रोवर्सी क्रिएट कर देंगे तो सबसे जो आसान फॉर्म है दबाने वाली, वो साइंटिस्ट की होती है, खास तौर से ह्यूमन बीइंग्स की। वो साइंटिस्ट नहीं जो बम बनाते हैं, उनको कोई नहीं दबा पाता, क्योंकि वो हथियार की तरह काम करता है दुनिया भर में, और हर दुनिया में चाहते हैं कि ताकत इकट्ठी हो जाए, तो उसको दबाने वाला कोई नहीं होता। लेकिन जहाँ शरीर की बात होती है उसमें 2 इंडस्ट्री बहुत हिलती है। एक तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बहुत हिल जाती है, उसको लगता है कि उसकी दवाओं का फेरबदल कैसे होगा, दवाएं कैसे मिलेंगी। अगर कोई ऐसे इलाज नजर आ गए कि जहाँ पर हम शरीर से शरीर का काम करने लगे, शरीर के माध्यम से ही शरीर को ठीक करने लगे, तो फिर दवाई का चयन कहाँ होगा, दवाई बिकेगी कहाँ? तो वो चीज एक तो काम करती है, उसकी वजह से बहुत डिले हो जाता है हेल्थ में, वहां तक पहुंचने में, जहां तक हम जल्दी पहुंच जाएं। जो काम साल भर में हमारी रिसर्च कर सकती है, वो 20 साल ले जाते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है। तो जब ये पाया गया कि नहीं, हम फैट सेल्स को भी यूज कर सकते हैं स्टेम सेल्स में, तो फिर से रिसर्च में इंटरेस्ट लोगों का पैदा हुआ। अब रिसर्च क्या है? अब आगे चल के ये देखा गया कि जब शरीर में स्टेम सेल्स होते तो काम क्यों नहीं करते, बुढ़ापा आता क्यों है, जवानी ही क्यों नहीं रहती? इसका मकसद, इसकी वजह यह है कि स्टेम सेल्स को एक्टिवेट करने के लिए ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जो कम होने लगते हैं उम्र के साथ साथ। यानी जैसे मेरे स्टेम सेल्स जब मैं 20 साल का था वो बहुत अच्छा काम कर रहे थे,
जब मैं 30 का हुआ तो उतना काम नहीं कर रहे हैं, स्टेम सेल्स हैं वहाँ शरीर में, काम नहीं कर रहे। काम क्यों नहीं कर रहे? कि जो ग्रोथ फैक्टर्स सराउंडिंग होते हैं वो हल्के हल्के समाप्त होने लगते हैं। ग्रोथ फैक्टर्स क्या होते हैं? स्टेम सेल को पर्टिकुलर आकार देने वाली केमिकल, कि जो स्टेम सेल को ये बता सकें कि वो ये बनाए। यानी मान लीजिए कि हमने स्टेम सेल में ये सोचा कि हमारा लीवर जो है फैटी लीवर क्यों होता है, लीवर जवान क्यों नहीं रहता, पानी दे देंगे, तो लीवर जवान क्यों नहीं रहता? लीवर में क्या हुआ कि लीवर के अंदर जो सेल्स थे, स्टेम सेल्स वहां थे, वो कार्य करना बंद कर दिया उन्होंने, क्योंकि केमिकल वहां है ही नहीं जो उनको काम दे सके, उनका से काम ले सके। तो लेबोरेटरीज में हमने जो एक्सपेरिमेंट अपनी लेबोरेटरी में किए वो ये है कि स्टेम सेल्स निकाल के हमने वो केमिकल्स लेबोरेटरी में उनको दिए, उन्हें लेबोरेटरी में उनका हमने कल्चर किया, और जब वो इस काम के लायक हो गए तो वापस वो काम करने लगे, लीवर बनाने लगे, तो वापस शरीर में छोड़ दिया। ये जो मिसिंग लिंक था, इसके वजह से जो अधूरा काम स्टेम सेल्स नहीं कर रहे थे वो पूरा करने लगे। तो हमारी तरफ से सिर्फ क्या हुआ कि स्टेम सेल्स शरीर से निकाले, उनको लेबोरेटरी में वो केमिकल्स हमने डाले जिसकी वजह से वो लीवर के सेल्स को बनाना स्टार्ट कर सके, और फिर वापस शरीर में छोड़ दिया। ये स्टेम सेल्स की रिसर्च जो है ये एम्फसाइज करती है कि यहाँ पर ये कमी थी, हम इसको पूरा कर दें तो काम बन जाएगा। तो मैं आप तक शायद पहुंच पा रहा हूँ, वैसे तो मैं वीडियोस में यूट्यूब में बहुत पहुंच जाता हूँ, लोग सोचते हैं मुझे यहाँ पर भी लगे कि मुझे क्या आपकी समझ में आ रहा है कि हमने क्या खास काम किया इसके अंदर। अब होता क्या है, ऐसी त्वचा है हमारी, जब त्वचा जवान है तो हेल्दी है, जैसे बुढ़ापे की तरफ गई तो झुर्रियां पड़ने लगी, उसमें स्किन में चेंजेस आ गई, तो स्किन की स्टेम सेल्स निकाल कर हमने उनको भी ऐसे ही प्रवचन दिया, उन्हें भी ऐसे कल्चर किया कि वो स्किन के सेल बना सके, फिर डाल दिया वापस, तो स्किन के सेल बनना शुरू हो गए। तो ये रिसर्च जो है ये अब जो है क्लिनिक्स में आना शुरू हो गई है। अब ये रिसर्च ऐसे हमें काम कर सकती है कि किसी को हार्ट की बीमारी है, दिल के कमजोरी है दिल में, उसके आगे दिल की कमजोरी में क्या है कि अब हार्ट पंप करना कम कर रहा है, उसकी मसल जो है वीक हो गई, तो हमने हार्ट के स्टेम सेल्स निकाले, फैट से निकाले, और हार्ट के जो साइटोकाइंस हैं, जो ग्रोथ फैक्टर्स हैं, उनको हमने लेबोरेटरी में उनके साथ कल्चर किया, और वापस जाके जब हमने शरीर में डाला, डालना सिर्फ ब्लड में ही है, हार्ट में जाके नहीं डालना है, लीवर में जाके नहीं डालना है। सेल्स लीनेज लेने के बाद उसी ऑर्गन में जाएंगे जिसके लिए हमने उन्हें लैब में बनाया है, वो ऑर्गन अपना ढूंढ लेते हैं और उसी ऑर्गन में जाके उसको मजबूत कर देते हैं। तो हार्ट के फंक्शन में, यानी किसी को अगर ब्लड प्रेशर की दवा चल रही है या हाइपरट्रॉफी हो गई है, दिल का साइज बढ़ गया है, उसका दिल फंक्शन नहीं कर रहा है और वो दवा लेता है या थक जाता है जल्दी, तो उसकी ये थकान दूर करने में मदद करेंगे, जो कोई दवाई शरीर में ऐसा काम नहीं कर सकती। तो जब हानेमन ने मेडिकल सिस्टम बनाया था 2000 साल पहले, तो उसने ये कहा था कि सबसे अच्छा वक्त साइंस में वो आएगा जब शरीर ही शरीर से शरीर को ठीक कर देगा। वो चीज जो है आज से हो रही है 2000 साल बाद। उस वक्त तो उसको ये भी पता नहीं था कि सेल क्या होते हैं, माइक्रोस्कोप का इजाद भी नहीं हुई थी, माइक्रोस्कोप बने भी 200 साल पहले बना है। तो ये चीज है। तो हमारा जो मसला है, जो आज हमारा मकसद है बताने का, ये जो एंटीबायोटिक की इरा थी, हम जब पहले कहते थे ना कि आपने सुना होगा कि टीबी से लोग मर जाया करते थे। टीबी से मरते क्यों थे? एंटीबायोटिक नहीं थी। टीबी का जो कीटाणु था वो शरीर को खा जाता था, उसे कंज्यूम करने वाले डिजीज कहते थे, कंजम्पशन भी नाम देते थे उसको। पहले जमाने में टीबी का नाम था कंजम्पशन, कंज्यूम कर लेगा शरीर को पूरे, बीमारी ऐसे सेरिटोरिया में भेज देते थे। तो एंटीबायोटिक का जब इजाद हुई और स्ट्रेप्टोमाइसिन बनी, तो पता चला कि स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है वो दवा ऐसी है जो टीबी को खत्म कर सकती है। तो मेडिकल सिस्टम में सबसे बड़ा रिवॉल्यूशन उस वक्त आया जब एंटीबायोटिक की इजाद हुई।
ये रेवोल्यूशन स्टेम सेल्स के माध्यम से वही रेवोल्यूशन आ सकता है अगर ये प्रवचन ये आप ये समझ लीजिए कि हमारे सिस्टम में आ गया और हम डॉक्टर्स को ये सिखा पाए कि जो स्टेम सेल्स को यूज कर सके और उन्हें हमने ये नॉलेज भी दिया। तो हमारा मुख्य रूप से दो काम है, एक रिसर्च करना, एक डॉक्टर्स को एजुकेट करना और एक डॉक्टर्स को सिखाना लैब में कि हम कैसे इनका यूज कर सकते हैं। आपको हैरत होगी जान के और आपको खुशी भी होगी जान के कि जब मैंने 20 साल पहले कैंसर में सेल थेरेपी का चयन किया था तो भारत कुछ ही देशों में था जहां सेल थेरेपी होती थी। मुश्किल से 4 देशों में था भारत। अमेरिका में था, होती थी, जर्मनी में होती थी, एक स्विट्जरलैंड में होती थी, चौथी हमारे यहाँ होती थी। 20 साल पहले ये हाल था सेल थेरेपी का। स्टेम सेल भी ऐसी ही है, ये भी हमारे यहाँ सबसे पहले शुरू हो रहा है। भारत आज उस स्टेज पे है और थैंक्स टू हमारे मोदी जी जिन्होंने मुझे बहुत सराहना दी, मुझसे पर्सनली मिलके मुझसे कहा कि भाई तुम्हारा साथ हम देंगे और तुम बहुत अच्छा काम करते हो। थैंक्स टू हिज विजन कि आज हम इस काम को करने के लायक हुए हैं और स्टेम सेल्स को आगे बढ़ाने के लायक हुए हैं। स्टेम सेल्स में वही रेवोल्यूशन आ सकता है मेडिकल सिस्टम में जो एंटीबायोटिक एरा में आया था, जब एंटीबायोटिक बनाई गई थी। ये बातें हैं। मैं चाहता हूं कि कुछ सवाल आप लोग मुझसे पूछें जिससे इंटरेक्टिव सेशन हो जाए और आपकी तरफ से मुझे ये हौसला मिले कि आप समझ रहे हैं। ये आप बोल रहे थे कि शरीर से शरीर का इलाज होगा, क्या ये उसी तरीके की चीज हो गई? जी, ये उसी तरीके की चीज है कि हमने सेल अपने शरीर में जो सेल की कमी आ रही थी, अपने शरीर के सेल्स को निकाल के उन्हें ठीक कर दिया। ये वही इलाज है। स्पाइनल कॉर्ड पे, तो वो स्पाइनल कॉर्ड में क्या मेरा सेल पहले से ही रखा जाएगा ना? अच्छा, आपकी बात है कि जो इंजरीज होती हैं, स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज होती हैं, पैरालिसिस होता है, उसको क्या हम ठीक कर सकते हैं? देखिए, दो चीजें होती हैं उसमें। एक तो क्या है, एनाटॉमिकल डिसऑर्डर है वो, यानी टूट गई कोई चीज। अब टूटी हुई चीज को जोड़ना थोड़ा मुश्किल है, तो वो कहना कि हम उसको ठीक कर पाएंगे, वो ऑर्थोपेडिक्स का काम भी है उसमें, कि हमने जॉइंट्स को करीब में लेके आ गए और फिर उसको हमने ठीक किया। वो काम हो रहा है, वो भी पॉसिबल है, उसमें भी काफी लोगों को सक्सेस मिला है। सेल्स तो लेबोरेटरी में ही जनरेट होना है, लेबोरेटरी में जनरेट होना है। जिस जगह पर एपोजिशन हो रहा है दोनों बोन्स का, जहां पर वो मिल रही हैं, वहां स्टेम सेल छोड़ना है, तो वो स्पाइनल कॉर्ड बनाने की क्षमता रखते हैं, चुपका। इट विल ग्रो, इट विल ग्रो। डॉक्टर साहब, स्टेम सेल थेरेपी आप बहुत तरह से बता रहे हैं, आप रिसर्च बहुत कर रहे हैं आप, और इस पे इनिशिएटिव भी बहुत हो रहा है, काम भी बहुत हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन क्या अभी तक ये रिसर्च में ये नहीं आया कि ये कितने % सही है ये स्टेम सेल थेरेपी? अगर हम किसी में रिसर्च करते हैं, 80 या 70% ही रिसर्च पे एक्यूरेसी आई है, 100% अभी भी नहीं हो पा रहा है। ऐसा है कि सारी रिसर्च जो होती है वो एनिमल हाउस में होती है, इंसानों पे तो रिसर्च पॉसिबल ही नहीं है। इंसानों की बात कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको। तो जो नंबर ऑफ पेशेंट्स जिन्होंने रिसीव की है वो बहुत कम है, और वो ऐसे पेशेंट्स हैं जो एंड स्टेज डिजीज के पेशेंट्स हैं, जहाँ पर लाइफ की जो लॉन्जेविटी है उसका भी पता नहीं है। मतलब वो नॉर्मल जिंदगी अगर गुजारे तो महीना 2 महीने में क्या गुजार पाएंगे वो जिंदगी? तो वो चीज़ है। अच्छा, ये डॉक्टर शर्मीन आ गई, तो ये हम लोग साथ काम करते हैं और आप भी साथ में हैं और मेरी वाइफ भी हैं आप, और 20 साल से हम लोग साथ ही ये काम कर रहे हैं। 25 साल से आपका कंट्रीब्यूशन, बैठिए, आपका कंट्रीब्यूशन भी उतना ही है। तो वो आपकी बात पूरी नहीं हुई। मैंने ये कहा कि जैसे कि हमने 5 लोगों का इलाज किया, अब 5 लोगों में 5 लोग टर्मिनल सिकनेस में थे, मतलब उनके पास अब कुछ देने को दवा थी नहीं, ऐसे स्टेज के पेशेंट्स लिए। अगर उसमें एक ठीक हुआ तो हम कहेंगे भाई ये फायदा नहीं करती, सिर्फ एक ही ठीक हुआ। लेकिन हमने जो चयन किया वो भी स्टैटिस्टिकली बहुत अच्छा नहीं था। मेरी बात समझ में आ रही है आपके? यानी हमने अगर 100 लोगों में 25 लोग ऐसे लिए होते जो बहुत अच्छी स्टेटस के हेल्थ के थे, उनमें रिजल्ट ज्यादा नजर आता। लेकिन वहां रिजल्ट क्यों नजर नहीं आया कि 5 लोग हमने लिए थे और 5 में 5 बहुत ही बुरी स्टेज के थे, उसमें एक में रिजल्ट जब आया तो आपने कहा 20% रिजल्ट आ रहा है खाली, तो ये थेरेपी काम नहीं करती।
20% तो किसी को भी हो जाएगा। ये तो अटकल बच्चों वाली बात हो गई ना कि हमने रिजल्ट क्या निकाला है इसमें। तो असल में ये होता है, प्रॉब्लम ये है पेशेंट का चयन करने में हमारे डॉक्टर्स का सहारा लेना बहुत जरूरी है। जो फिजिशियंस बैठे हैं वो पेशेंट को एजुकेट करें कि ये कोई इलाज नुकसानदेह इलाज नहीं है। सबसे बड़ी बात देखिए समझना हमारी इंपॉर्टेंट ये है कि जब हम स्टेम सेल थेरेपी की बात कर रहे हैं तो जो सोर्स ऑफ स्टेम सेल है वो पेशेंट के अपने स्टेम सेल्स हैं, वो उसको किसी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचा रहे, वो लाभ देने में काम करेंगे। नुकसान फायदे की बात नहीं है। मैं ये देख रहा हूँ कि आप जो रिसर्च कर रहे हैं, आपने रिसर्च करी कि वो परसेंटेज ऑफ 100% रहा है या 80% रहा, 70% ही रिजल्ट अभी आप देख पा रहे हैं। चलिए आपसे बात करेंगे, आपका सवाल हो गया यहाँ तक हो सकता है, उसके बाद बात करेंगे। जवाब तो दीजिए ना। मैंने जवाब दिया, आपकी समझ में नहीं आ रहा, मैं आगे बात करूँ। सर कैसी बात कर रहे हैं सर मैं आपको बताया कि आप नहीं देना 20% रिजल्ट यूं आया कि हमारा चयन गलत था। हमने 10 पेशेंट या 5 पेशेंट जो लिए वो एंड स्टेज डिजीज के थे। सर मैं ये जानना चाहता हूँ एंटी एजिंग थेरेपी में आप बच्चे का जो है स्टेम सेल यूज करते हैं, तो अगर किसी व्यक्ति की जो है ये 80 इयर्स है तो वो डबल हो जाएगा क्या? नहीं, डबल नहीं होगी। जो बीमारियां हैं डबल होने की बात ही नहीं हो रही है। बात ये हो रही है कि एवरेज एज जो हमारे सोसाइटी में पाई जाती है वो 100 साल से ऊपर पाई जाती है। मतलब एवरेज एज नहीं, लोग जो जीवित रहे हैं वो 130 साल पे जीवित रहे हैं, 120 साल पे जीवित रहे हैं, लेकिन 70 साल में मर जाए वो बुरी बात है ना। वो क्यों मरेगा? 70 साल में तभी तो मरेगा जब बीमारियां उसको ज्यादा होंगी या जेनेटिक डिसऑर्डर्स उसके अंदर ज्यादा होंगे या वो न्यूट्रिशनली डिप्राइव्ड होगा या न्यूट्रिशनली ज्यादा न्यूट्रिशन लिए हुए होगा। तो ये चीजें हैं। अब मैं आपको जैसे मिसाल दूं, आपको बहुत अब समझ में आ रहा है कि मुझे कहाँ बोलना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंटरेक्टिव सेशन हो तो समझ में आता है बोलना क्या है। देखिए ऐसा है, जब हम यंग होते हैं आपने देखा होगा दुबले पतले लड़के साथ में होते हैं, हॉस्टल्स में होते हैं, रहते हैं और वो अपना वजन बढ़ाने की बहुत कोशिश करते हैं, वजन नहीं बढ़ता। मतलब स्लिम होते हैं, अगली लगते हैं कि वो कहते हैं हमारा वजन बढ़ जाए, वो केले खाएंगे, दूध पिएंगे, सब चीजें मिला के खाएंगे। लेकिन जैसे वो 40 के होंगे तो पेट निकल आएगा, वजन बढ़ जाएगा। वजह क्या है? मेटाबॉलिक रेट जो है यंग स्टेज में बहुत फास्ट होता है। हमारा 40 साल की उम्र में जाके लीवर कहते हैं फैटी हो गया। फैटी लीवर आपने अल्ट्रासाउंड में पढ़ा होगा, देखो फैटी लीवर है। मतलब अब वो लीवर जो है वो हमारी निकासी कम कर रहा है शरीर से। वो हमारी निकासी जो शरीर में होना चाहिए ईंधन को वो यूज कर ही नहीं रहा है, तो ज्यादा फैट एब्जॉर्प्शन, फैट बढ़ना शुरू हो गया। तो क्या स्टेम सेल्स के माध्यम से लीवर को, फैटी लीवर को हम खत्म कर सकते हैं? हाँ, हम कर सकते हैं। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो क्या है कि रीजनरेटिव साइकिल बगैर मतलब उसको जिम्नेजियम जाए, बगैर दौड़ धूप करे, उसका वजन नॉर्मल होने लग सकता है। जब उसका वजन नॉर्मल होगा, पेट की उसकी गिल्ट कम हो जाएगी तो उसके अंदर एक जवानी आ जाएगी। तो जाहिर सी बात है उस रिवर्स रेशियो में उम्र बढ़ना शुरू हो जाएगी। उम्र बढ़ाने की विधि क्या है? सेहत तो देना, तब उम्र बढ़ेगी ना। तो ये समझना है। स्टेम सेल्स डायरेक्टली नहीं काम कर रहे हैं उम्र बढ़ाने में। स्टेम सेल्स ऑर्गन को यंग स्टेज पे लेके जा रहे हैं, उनको यंग बना रहे हैं। स्टेम सेल के बारे में बोल रहे हैं, ये एक पेशेंट से या एक ह्यूमन बीइंग से दूसरे ह्यूमन बीइंग में भी ट्रांसफर कर सकते हैं हम इनको सेल्स को? जी उसमें करते हैं। छोटी उम्र में लेके बड़ी उम्र में डाल दिया, जैसे आपने एंटी एजिंग के बारे में बताया। नहीं, उसमें क्या है कि हेल्पफुल, लेकिन इथिकल इश्यूज आ जाते हैं उसमें। सबसे बड़ी जो है ना इथिकल इश्यूज का मतलब ये है कि क्या ये लीगलिटी कितनी है इसमें, जो दे रहा है उसका रिश्ता क्या है। बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगा जैसे ऑर्गन के बारे में है कि किडनी किसने किसको दी। फैमिली मेंबर्स का तो करते हैं, वो पॉसिबल है। बच्चे का स्टेम सेल यूज करके कॉर्ड ब्लड से मेसेंकाइमल स्टेम सेल जिनको हम बोलते हैं, वो उनको अपनी फैमिली में दिया जा सकता है। किडनी और लीवर आप लेते हैं उसके तरह भी दे सकते हैं। लीवर हम वही जैसे हमारे जो लॉस ऑर्गन में डोनेशन में यूज होते हैं, सेम लॉस हम सेल्स में यूज कर सकते हैं। सेम लॉस जो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। Sir, thank you very much, sir. I just want to know whether this, what is the success rate? Sorry. What is the success rate in the case of fatty liver? That's one question.